हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ऑल वेल। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का सफर। तो हमने पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक रिवाइज कर लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। हमने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में देख लिया है। जैसे अगर मैं पॉइंट्स में नोट करूं कि हमने क्या क्या अभी तक कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें सबसे पहले आएगा सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे डिस्कवरी कर ली हमने, डिस्कवरी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल, सबके बारे में हमें पता चल गया है अब। ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद सेकेंड हमने देखा है कि भाई सारे अगर डिस्कवरी हो गई है तो उसके बाद कितने सारे स्पेशल टर्म्स है, मतलब हम एटम को किन किन टर्म से बुला सकते हैं एंड ऑल, तो वो भी हमने देख लिया है। तो हम बोल सकते हैं स्पेशल टर्म, ठीक है, स्पेशल टर्म भी कंप्लीट हो गया। और थर्ड हमारा हो गया, ठीक, डिस्कवरी तो हमने पहले ही कर ली थी। थर्ड हमारा था कि मतलब लाइक कोई एटम है हमारे पास में, उसके न्यूक्लियंस आ गए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसके प्रोटॉन्स आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए। न्यूक्लियंस मतलब लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ गए। तो फिर वो कहाँ पे होंगे, किस एटम में किस तरीके से होंगे, तो हमने देखा था एटम का मॉडल, एटम मॉडल। अभी मॉडल में हमने एक पढ़ा है अभी, जे थॉमसन, ठीक है। तो हमने इतने टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इनमें से कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, कुछ भी मिस हो रहा है, तो आप पीछे की वीडियो देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए कि हाँ आपको क्या हो रहा है क्लास में, ठीक है। तो हमने स्पेशल टर्म्स पढ़े थे, बट जहां तक मुझे याद है हमने कोई अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं किया था। तो लेट्स डू अ वन क्वेश्चन और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप इट इज प्रॉपर्ली विजिबल फ्रॉम योर साइड। स्टिल मैं एक बार वर्बली भी बता देती हूँ। द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस, हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट निकालना है। थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा याद करें तो हमें पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, राइट। और सेट निकालना है मतलब ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। तो देखो N3 लिथियम है हमारे पास में, लिथियम +1। लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हमें थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल का आइडिया है तो हमें पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम थर्ड नंबर पे आता है। तो उसके अंदर हम जानते हैं, हमने एटम की अभी ही बात करी है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 3 ही इसके अंदर प्रोटॉन होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना प्लस है, प्लस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया है, तो 2, एक निकाल दूंगी तो कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। सोडियम की बात करें, सोडियम और लिथियम में तो इलेक्ट्रॉन कभी सेम हो ही नहीं सकते, राइट। सोडियम कहाँ है, लिथियम कहाँ है, अगर हमें इसमें से 2-3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लूंगी तो भी दोनों को इलेक्ट्रॉन का काउंट कांट बी सेम। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऑप्शन डी तो गलत है, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन, लिथियम, वापस लिथियम सोडियम आ गया, इनके इलेक्ट्रॉन्स कभी सेम हो ही नहीं सकते। लिथियम, मैग्नीशियम कभी सेम नहीं हो सकते, तो जहां पे भी लिथियम है उन सबको हटा दो, ठीक है। अब देखो इसका, अब इसको समझ लेते कि ये आंसर क्यों है, और फिर मैं बताऊंगी ये कब आया है क्वेश्चन आपके, ठीक है। इसका आंसर है हमारे पास में, देखो N-3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 7। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम उसमें एक +1 था तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसमें -3 है तो इसमें 3 डालो, हाँ डाल देते हैं भाई, 3 डाले तो 10, राइट। ऑक्सीजन -2, 8 नंबर होता है इसका, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, 8 होता है इसका प्रोटॉनिक नंबर या फिर एटॉमिक नंबर। अब देखो इस पे -2 है, इसमें 2 डालो, हुआ ना 10। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे तो वो होता है 9, 9 में 1 डालेंगे कितना हो गया, 10, ठीक है। और सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, प्रोटॉन जितने ही इलेक्ट्रॉन तो 11,
ठीक है, अब इसके ऊपर +1 है तो एक निकालेंगे तो कितना हो गया 10। अगर आप इन चारों स्पीशीज को देखोगे तो इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आया, 10 10 10 10, चारों का सेम आया। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्या है, ये ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, हम कह सकते हैं ये। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, प्लीज टेल मी इज इट अंडरस्टैंडेबल और नॉट इन कमेंट्स। ओके, और आपका कोई भी डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क मी ओवर देयर। ओके, तो अब मतलब लाइक आइसो इलेक्ट्रॉनिक तक या स्पेशल टर्म तक हमारा सब क्लियर है। तो लेट्स मूव फर्दर टू द न्यू टॉपिक। मतलब हमने एटम की डिस्कवरी देखी थी। एटम की किसकी, जे थॉमसन मॉडल था। जे थॉमसन मॉडल ने बताया कि कोई एटम किस तरीके से अरेंज हो सकता है। हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो पढ़ लिया, बट उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोटॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें जे थॉमसन ने थोड़ा आइडिया दिया था। बट फिर हमने लिमिटेशंस भी देखी थी उसकी। ठीक है, तो मतलब लाइक उसको हम प्रॉपर्ली अप्रूव्ड नहीं कह सकते, बट ये कहते हैं ना कि पहली बार किसी ने किया है तो मतलब पहला ट्राई इज ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग। ठीक है, तो ट्राई करना इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राई किया, इसीलिए हम आज तक जे थॉमसन को पढ़ते आए। भले उनकी जो डिस्कवरी थी वो कभी अब रिलेट नहीं करती है, इतनी रिलेटेबल नहीं है, स्टिल हम पढ़ रहे हैं उसको। रीजन क्योंकि उन्होंने सबसे पहले किया, और सबसे पहले जो चीज होती है उसको याद रखा जाता है। ओके, अब उसके बाद जे थॉमसन के ही लेबोरेटरी के या उन्हीं के ही स्टूडेंट थे अर्नस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड बोल सकते हो आप बेटर। रदरफोर्ड ने अपने ही टीचर हैं, ऑब्वियसली बात है टीचर हैं, तो उन्होंने चाहा कि ऑब्वियसली बात है, देखो जे थॉमसन का हमने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा है, हमने कोई डिस्कवरी, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, राइट। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि ठीक है, हमने कोई, हमारे टीचर अगर हमको कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम चाहेंगे कि हम उसको प्रूव करें ताकि नोबेल प्राइज मिले एंड सो ऑन। ठीक है, तो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने सोचा कि जो भी स्टेटमेंट हमारे लाइक टीचर ने दिया है या हमारे साइंटिस्ट ने दिया है, मैं उसको प्रूव करता हूँ। वाया एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते। तो उन्होंने क्या लिया, हाँ ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ओके, उन्होंने लिया एक एटम लिया उन्होंने, और एटम ऑब्वियसली बात है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जे थॉमसन का मॉडल क्या कहता है। जे थॉमसन का मॉडल कहता है कि इस पूरे में क्या फील्ड है, इस पूरे में फील्ड है प्रोटॉन्स या पॉजिटिव पार्ट, और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन इमर्ज्ड। एक बार बना लेते हैं। हाँ, तो जे थॉमसन ने कहा कि ये जो पूरा जो एटम है इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट चारों तरफ फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन कहीं पे इमर्ज्ड है, जिसको उन्होंने किससे रिलेट किया था, हमारे वीकेंड से वाटरमेलन से मतलब रिलेट किया था, रिसेंबल किया था उन्होंने, कि जो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है वो सारा पॉजिटिव पार्ट होता है ना, वो सारा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या बोल सकते हैं हम उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और जो चारों तरफ है जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें इमर्ज्ड है। अंडरस्टूड। तो मतलब सारा पॉजिटिव पार्ट फैला हुआ और उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे इमर्ज्ड है। ये हमारे जे थॉमसन का मॉडल था, उसको प्रूव करना है मुझे। अब मैं कैसे प्रूव करूंगी, देखो कैसे किसी भी चीज को प्रूव करना है तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास कुछ वे होना चाहिए, कुछ मेथड होना चाहिए। ओके, तो रदरफोर्ड ने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि मुझे पता चल जाए कि ये मेथड सही है। देखो, अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन को डालूंगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आ गए थे तब तक, तो अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन को डालूंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस पे फेंकूंगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन सारा यहीं पे रुक गया, राइट। तो मेरे ऑब्वियसली बात है ना, मैं इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस तो दिख ही नहीं रही है। अब वो हमें दिख नहीं रही है तो ये यहाँ पे जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट के यहाँ पे जाएगा और चिपक जाएगा, तो हमें कहाँ से दिखेगा। मुझे चाहिए ऐसा कि कुछ दिखे, तो पहले तो हम चारों तरफ ऐसा कुछ लगा देंगे कि जिसमें दिखे। अब हमें पता है क्या लगाते हैं, चारों तरफ मैंने लगा दिया फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट शीट मैंने लगा दी यहाँ पे, कि अगर कोई भी आ रहा है तो मुझे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो ऑब्वियसली बात है वो चिपक जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे। और हमने कहा है कि पूरे में प्रोटॉन भरा हुआ है,
हाँ, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींचता है, ठीक है। अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्शन होता है। तो प्रोटॉन इसको पकड़ लेंगे तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, हमें कहाँ दिखेगा, वो तो वहीं रुक गया। तो हम क्या भेज सकते हैं, हम ऐसा कुछ पॉजिटिव भेजें, ऐसा कुछ पॉजिटिव भेजें जो यहाँ पे जाए और फटाफट रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि पूरे में पॉजिटिव भरा है तो उसके रिफ्लेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो पॉजिटिव में हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, तो प्रोटॉन को ही तो देखने के लिए भेज रहे हैं हम। तो प्रोटॉन को अगर मैं यहाँ पे भेजूंगी तो रिफ्लेक्शन प्रोटॉन का प्रोटॉन से इतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा पार्टिकल लूं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हो, बहुत पॉजिटिव चार्ज हो, ताकि रिफ्लेक्शन बढ़िया है। रिफ्लेक्शन बढ़िया आए तो मेरे पास रिजल्ट बढ़िया है, ठीक है। तो मेरे को याद है, हमने अभी ही 2-3 दिन पहले पढ़ा है कि अगर अल्फा पार्टिकल को लूं मैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जिसमें हीलियम जो एटम होता है उसमें से उसके 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल कहेंगे। तो फर्स्ट चीज हमने क्या यूज करी है यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल। आई होप यहाँ तक तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि हमने अल्फा पार्टिकल क्यों लिया है। अब ठीक है, बात करते हैं एटम की। अब आपका कंफ्यूजन होगा कि मैम एटम तो इतने सारे हैं, कौन सा एटम है, कोई ऐसा एटम लेना चाहिए ना। मतलब देखो, एटम तो कार्बन भी है, एटम तो हाइड्रोजन भी है, सब एटम है, हम कौन सा एटम ले ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया हो। तो एटम यहाँ पे हम लेते हैं गोल्ड। अब गोल्ड का स्पेसिफिक रीजन ये है कि गोल्ड को ना बहुत अच्छे से स्ट्रेच किया जा सकता है, राइट, स्ट्रेच किया जा सकता है उसको। तो स्ट्रेच जितना ज्यादा स्ट्रेच करूंगी मैं उतना, मतलब देखो एटम कोई बना हुआ है तो बहुत सारे एटम्स, बहुत एटम है, किसी शीट किससे बन रही होगी, बहुत सारे एटम के मिलने से बन रही होगी, राइट। तो बहुत सारे एटम होंगे, बट मुझे तो एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक एटम पे चाहिए। तो मैं ऐसा मेटल या ऐसा एलिमेंट लेने की कोशिश करूंगी जिसको मैं बहुत ज्यादा खींचूं, या बहुत ज्यादा खींचूं तो मेरे पास एक ऐसी शीट आ जाए जिसमें 2 या 3 एटम हो, ताकि मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है। तो मतलब 2 चीजें क्लियर हो गई। अल्फा पार्टिकल ले रहे पॉजिटिव, रीजन क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है तो अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा, हम ले रहे हैं गोल्ड का फॉइल, गोल्ड शीट, फॉइल शीट जो भी बोलो, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनको खींचा जा सकता है। गोल्ड स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि गोल्ड को बहुत लंबे तक खींचा जा सकता है। तो मतलब इतना प्रिसाइज कर सकते हैं हमको 2-3 एटम की एक शीट बन जाए, सिर्फ 2-3 एटम से एक अच्छी बढ़िया 5-10 एटम की है कोई एक पतली शीट बन जाए, ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम करते हैं तो देखो क्या होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, चलो माना अल्फा पार्टिकल है ना, इसको एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल को अगर मैं इस पे फेंकूं, गोल्ड की गोल्ड शीट है यहाँ पे, तो होना क्या चाहिए था, जे थॉमसन कहता है कि पूरा पॉजिटिव पार्ट है, तो होना क्या चाहिए, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। चलो, ये अल्फा पार्टिकल आया, मैंने माना ये आया, तो ऑब्वियस सी बात है इसको रिफ्लेक्शन मिलेगा, तो ये थोड़ा तो डगमगाएगा अपनी जगह से और फिर स्लो होके थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों डगमगाया, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पूरा पॉजिटिव भरा हुआ है, एग्री। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भरा हुआ है, तो ये ना पहले तो जिस स्पीड से आ रहा होगा उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्शन भी हो रहा है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन और अट्रैक्शन दोनों हो रहा है, तो या तो उसको खींच रहा होगा या उसको फेंक रहा होगा। तो इस वजह से वो ऐसे ऐसे बन हो जाते हैं ना, मतलब तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर दी होगी और एक टाइम के बाद वो रिफ्लेक्ट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इसमें शायद अगर एक्सपेक्टेड ये है तो दूसरा इन्होंने एक और अल्फा पार्टिकल भेजा, ठीक है, और ये भी ऐसे रुका, और ये एक्सपेरिमेंट ये होना चाहिए था, आंसर हमारे पास ये आना चाहिए था। बट लकीली कॉन्सेप्चुअली वो अपने टीचर की हेल्प करने चाह रहा था, और हुआ क्या कि जो जे थॉमसन का मॉडल था उसकी एक्सपेक्टेशंस, हमारे पास एक्सपेक्टेशंस क्या थी, दैट शुड बी गो स्ट्रेट, है ना, सीधा जाना चाहिए था। एक्सपेक्टेशन लिख देते हैं यहाँ पे पहले एक बार। एक्सपेक्टेशन हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल शुड गो straight and then reflect and then lower the speed and reflect। ये हमारा
हमारे पास में हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें क्या होना चाहिए था, रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर हमारे पास में ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए थी, ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए थी कि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट जाए और देन अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ी सी कम करे और फिर किसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाए, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। बट एवरीथिंग कांट गो एज यू एक्सपेक्ट, तो ऐसा ही एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट नहीं आए, हमारे पास रिजल्ट थोड़े नहीं बहुत कुछ बहुत ज्यादा अलग आए। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आए, अगर मैं फर्स्ट रिजल्ट की बात करूं तो फर्स्ट रिजल्ट आया था हमारे पास कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट without lowering the speed, विदाउट लोअरिंग द स्पीड। मतलब जो जितने मैंने मान लिया मैंने कि भाई 10 अल्फा पार्टिकल भेजे, तो हमने क्या किया था कि सबकी स्पीड कम होनी चाहिए और सब अपने एंगल से डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बट हुआ क्या, अगर आप इसमें भी देखोगे पिक्चर में भी, तो देखो ये अल्फा पार्टिकल है, ये सीधा जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये भी सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, तो मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही चले गए। बट हमने तो बोला था कि रिफ्लेक्ट होने चाहिए, पहले तो स्पीड कम होनी चाहिए, ना तो उन्होंने लोअर करी अपनी स्पीड, ना ही वो डिफ्लेक्ट हुए, वो सीधे निकल गए। मतलब इतना ज्यादा कोई उनको रिपल नहीं कर रहा है जितना हम सोच रहे थे। ठीक है, फिर सेकंड है कि अगर मैं बात करूं सेकंड, हाँ देखो आपको भी दिख रहा होगा इमेज में कि कुछ तो है जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो 10,000 में से 10,000 अगर मैंने अल्फा पार्टिकल फेंके हैं तो 1000 अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे which deflect via small angle। ठीक है, मतलब अगर मैं 10,000 पार्टिकल डाल रही हूं तो उसमें 100 पार्टिकल या 1000 पार्टिकल ऐसे होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर 100,000 तो ज्यादा हो गया, देखो 100 बोल देते हैं अपन, 100 पार्टिकल ऐसे होंगे जो डिफ्लेक्ट करेंगे एक स्मॉल एंगल से। ठीक है, वहीं पे तीसरा रिजल्ट आया कि भाई अगर हम 10,000 पार्टिकल डालेंगे, पार्टिकल कौन से, अल्फा पार्टिकल, तो उसमें 10 से 20 ऐसे होंगे पार्टिकल, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, 10 से 20 पार्टिकल जो ऐसे होंगे जो वापस रिटर्न आ जाएंगे। मतलब जे थॉमसन के मॉडल से हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि भाई वो थोड़ा सा जाए, डिफ्लेक्ट करे और थोड़ी सी अपनी स्पीड कम करे और डिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पे रिजल्ट अलग ही आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है कि भाई सारे तो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, डिफ्लेक्ट मतलब अपनी पोजीशन से हिल जाना, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, वो सारे सीधे के सीधे निकल रहे हैं मैक्सिमम। उसमें से अगर आप 1000 डाल रहे हो तो उसमें से 100 जो होंगे, 10,000 डाल रहे हो तो 100 होंगे जो अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा एंगल पे डिफ्लेक्ट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, एक 10,000 में से आप में 10 में 20 पार्टिकल ऐसे होंगी which बाउंस बैक का मतलब है कि वो वापस आ जाएंगे। अगर मैं आपको इस ही पिक्चर में दिखाऊं तो ये वाला अगर आपको देखो, ये जो एटम है ये वापस बाउंस कर रहा है। ठीक है, मतलब एक जो होगा या फिर 10,000 में से 10 या 20 ऐसे एटम होंगे जो वापस बाउंस बैक कर जाएंगे। मतलब 1000 में से एक एटम होगा जो वापस बाउंस बैक करेगा। समझ रहे हो आप, मतलब 999 तो बाउंस बैक कर ही नहीं रहे, 999 से सिर्फ ऐसे होंगे, मतलब 10, अगर मैं 1000 की बात करूं तो 1000 में से सिर्फ 10 होंगे जो डिफ्लेक्ट होंगे। और हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि मतलब इतने एटम डिफ्लेक्ट करने चाहिए, बट रिजल्ट तो कुछ और ही आया, राइट। तो मतलब जो एक्सपेक्ट किया था हमने जे थॉमसन से उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 मेजर रिजल्ट आए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्या थी ये लिख लिया, ऑब्जर्वेशंस क्या थी ये हो गया। अब हम रिलेट करेंगे कि भाई ऐसा आया क्यों है। तो सेकेंड ऊपर क्यों नहीं जा रहा है वो तो, ठीक है। अब करेंगे ऑब्जर्वेशन
थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेक्टेशंस को रिलेट करके। ऑब्जर्वेशन डालो, एक्सपेक्टेशन क्या थी हमारी, एक्सपेक्टेशंस क्या थी हमारी, एक्सपेक्टेशन थी कि सब डिफ्लेक्ट होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि मैक्सिमम निकल गए। मैक्सिमम निकल गए का मतलब क्या हो सकता है, अगर मैं इसको रिलेट करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद ऐसा हो कि कोई एटम है उसका मैक्सिमम पार्ट खाली है। अगर वहां पे प्रोटॉन या पॉजिटिव पार्ट होता तो ऑब्वियसली बात है ना, स्पीड कम होती, बट मैक्सिमम स्ट्रेट निकल गए। अगर मैक्सिमम एटम से स्ट्रेट निकल गए, ये है ना, मैक्सिमम अगर स्ट्रेट निकल गए तो क्या होना चाहिए, 2 सेकेंड, मैक्सिमम अगर स्ट्रेट निकल गए तो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट फर्स्ट की, ये जो फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेट निकल गए, इसके ऑब्जर्वेशन का कंक्लूड करते हैं। अगर सारे मैक्सिमम स्ट्रेट निकल गए हैं मतलब मैक्सिमम एम्प्टी पार्ट होगा, खाली होगा वहां पे, ना तो कोई अट्रैक्ट, देखो अगर इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते वहां पे तो अट्रैक्ट हो जाता तो ये इनकी फिर भी स्पीड कम होती, अगर प्रोटॉन होता फिर तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता, मतलब एक दूसरे को धक्का देते ना, रिपल्शन करते तो भी स्पीड कम होती, मतलब दोनों ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, दूसरे पेन से लिखते ताकि डिफरेंशिएट कर पाए, ऐसे लिखते चलो, most of the part of atom are empty। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट रिलेट करते, देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि 100 में से 10,000 में से सिर्फ 100 है अल्फा पार्टिकल विच डिफ्लेक्ट वाया स्मॉल एंगल। मतलब अगर मैं 10,000 पार्टिकल ले रही हूं तो उसमें से सिर्फ जो 100 पार्टिकल है वो ही रिफ्लेक्ट कर रहे, तो मैं ये क्या कह सकती हूँ, इसको देखो, ये फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन हो गया, ये सेकंड पॉइंट। इसको ना थोड़ा सा अपन बचपन में चलते हैं इसको समझने के लिए। मान लो कि तुम्हारे पास में एक कपड़ा है, ठीक है, चारों तरफ एक कपड़ा पड़ा हुआ है और उसके बीच में अपन, वो जो होता है ना वजन मतलब अपन अगर अभी सब्जी मंडी जाते हैं, नॉर्मल अगर आप जाते हो तो सब्जी मंडी जाते हो तो वहां पे एक बार होता है 1 किलो का 2 किलो का, तो मानो एक कपड़ा रखा है तुमने और उसके बीच में वो बार रखा है। अब तुमने बचपन में कंचे खेले, कंचे मतलब मार्बल्स, राइट, तो उसको अगर फेंकोगे तो तुम अभी मोस्टली क्या अपन एम करते हैं, उस बार पे एम करूंगी मैं, वो कपड़ा पड़ा है, ठीक है, इसको यहाँ पे बना लेते, जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे कुछ 1 किलो का बार पड़ा होगा, 1 kg का, ये चारों तरफ तो कपड़ा है, ठीक है, खाली कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे कंचे फेंकी, अब मैं इसको चाहूंगी कि मैं इस पे मारूं, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट होगा डेफिनेटली किसी ना किसी एंगल से। अब मैं यहां से फेंक रही हूं तो क्या निकल जाएगा सीधा, यहां से फेंक रही हूं तो क्या निकल जाएगा सीधा, और हाँ, और यहां से फेंक रही हूं तो भी सीधा निकल जाएगा। मतलब अगर मैं इस पोजीशन पे फेंकती हूँ तो वो डिफ्लेक्ट होगा, यहां से फेंकूंगी तो इस जगह अड़ेगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां से फेंकूंगी तो इस जगह अड़ेगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखना, एकदम अगर मैंने बीच से फेंका, ये बीच से फेंका, अब ये इसमें इस कंचे में तो इतना वजन नहीं है ना, बीच से फेंकूंगी तो ये सीधा जाएगा और वापस आ जाएगा भाई, बीच में एकदम लगा तो सीधा गया वापस आ गया, है ना। मतलब ये रिलेट कर रहा है ना कि चारों तरफ ऐसा कोई कपड़ा मतलब खाली, इतना वजन ना हो, और बीच में कुछ ऐसा हो जो बहुत भारी है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, ताकि वो बाउंस बैक कर गया, जैसे मार्बल से 1 kg वेट बहुत ज्यादा भारी है तो वो उसको क्रॉस करके नहीं निकल सकता है, उसको काट के थोड़ी निकल सकता है, तो वो क्या करेगा, बाउंस बैक हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो होंगे एटम के, जो अल्फा पार्टिकल मतलब एटम के बीच में इतना ज्यादा कुछ बड़ा है, उतना कुछ है कि अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गए, तो कंक्लूड कर सकते हैं हम, इसको मिटाते हैं अभी, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अरे यार तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई एटम की जो सेकंड पॉइंट 100 पार्टिकल ही है जो स्मॉल एंगल में जाते, मतलब एटम के सेंटर में ही पॉजिटिव पार्ट है, ऑल पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम आर इन सेंटर, कहा जा सकता है, ठीक है। अब
करते हैं थर्ड का कंक्लूड, ये सेकंड का कंक्लूड हो गया था, अब करते हैं थर्ड का कंक्लूड। थर्ड ये कह रहा है कि 10,000 पार्टिकल में से 10 बीच तो बाउंस बैक हो गए। बाउंस बैक मतलब जो बीच में वो इतना भारी होगा, इतना डेंस होगा कि जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल डालोगे वो वापस बाउंस बैक आ जाएगा, मतलब कुछ डेंस है वहां पे। सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम आर वेरी डेंस। ठीक है, कंक्लूड हो गया। मतलब रदरफोर्ड ने हमें ये जो मतलब जे थॉमसन ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, बट जो रिजल्ट आए थे जे थॉमसन, चलो अब जे थॉमसन को वापस रिवाइज कर लेते हैं। जे थॉमसन ने कहा था कि सारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इमर्ज्ड है। रदरफोर्ड से क्या आया? रदरफोर्ड से आया कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है, बीच में है जो भी है पॉजिटिव पार्ट, और जो पॉजिटिव पार्ट बीच में है वो बहुत ज्यादा डेंस है, मतलब बहुत छोटा होगा तभी तो बहुत ज्यादा डेंस होगा। अगर ऐसे फैला फैला होगा तो डेंस कैसे होगा, राइट? अब जैसे रुई को देखो, रुई फैली फैली होती है 1 किलो तो डेंस नहीं होती है। वहीं पे एक लोहा ले लो, लोहे का पत्थर छोटी सी जगह में है तो डेंस है, मतलब कोई छोटी सी जगह में होगा। और समझ लो, चलो ठीक है, तो एक बार इसको देख लो, समझ लो एक बार। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। मतलब जो सेंट्रल पार्ट है वो डेंस है, पॉजिटिव पार्ट सेंटर में होता है। ठीक है, तो अगर डेंस है तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर एटम बहुत बड़ा है तो उसका पॉजिटिव पार्ट बहुत छोटा होगा। कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है? अगर मुझे वो कंक्लूड करना पड़े तो मैं अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस in an atom, वो जो बहुत ज्यादा होता है in an atom is very less compared to volume of atom। ठीक है, अब वो कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है ये कंक्लूड करेंगे हम इस पिक्चर से। ठीक है, इस पिक्चर को अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये स्टेडियम है पूरा, ये पूरा स्टेडियम है। वहां पर ये जो मिड में जो क्रिकेट की बॉल है ना, पूरे स्टेडियम में, ये पूरा स्टेडियम अगर मैं देखूं, अगर इज इट नॉट विजिबल प्रॉपर्ली तो अपन इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो पूरा एटम है, इसके बीच में ये पूरा जो स्टेडियम तो कितना बड़ा होता है, उसके बीच में जो उसके बिल्कुल मिड में जो पार्ट है, अगर बॉल है तो वो उसका न्यूक्लियस होगी। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम। ठीक है, तो मतलब अगर इसकी ज्योमेट्री की, अगर हमें इसकी स्ट्रक्चर की बात करनी पड़े, या इसके टोटल मतलब अपन बोल सकते हैं ना एरिया की बात करनी पड़े, या मैं ये बोल सकते हैं अपन रेडियस की बात कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मुझे रेडियस की बात करनी पड़े तो जो रेडियस होती है ना, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम क्या कितनी होती है? रेडियस ऑफ एटम होती है हमारे पास में 10⁻⁻10 मीटर। वहीं पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है हमारे पास में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है हमारे पास में 10⁻⁻15 मीटर। मतलब इतना डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, तो आप इस रिलेट करते हैं क्या क्या हुआ था। रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई, रदरफोर्ड, पहले जे थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव पार्ट होगा, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से अलग रिजल्ट आए। रदरफोर्ड ने कहा कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो सिर्फ सेंटर में होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है। बहुत ज्यादा डेंस होने की वजह से मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन को अगर आप डालोगे तो चारों तरफ से तो इजीली निकल जाएंगे, बट बीच से डिफ्लेक्ट होगा ओनली, और इतना डिफ्लेक्ट होगा कि वापस कभी कभी बाउंस बैक भी कर जाएगा। तो ये है हमारे पास में ओवरऑल रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड ने इन सब चीजों को कंक्लूड करके कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा था
ये क्लियर हो गया है? हाँ। अब बात करते हैं हम पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा था कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना, पॉजिटिव पार्ट, वो एटम का उसके सेंटर में होता है और वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो लिखो पॉजिटिव पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इट्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनी एटम। ठीक है, ओके। अब है न्यूक्लियस जो है, अगर मैं बात करूं एटम की, वापस बना लेते, ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, न्यूक्लियस, और इसमें होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होंगे अपने पास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो इसके चारों तरफ घूमेंगे। सो द इलेक्ट्रॉन and so the nucleus of atom is surrounded by the electrons which rotate in a circular path in the atom. Okay, मतलब न्यूक्लियस सराउंडेड होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं किसी भी एटम में। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि ये जो सेंटर पार्ट होता है यहाँ पे सारा पॉजिटिव पार्ट होता है किसी एटम का, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ घूमते हैं इसके कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पोस्टुलेट बोला था उन्होंने कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, तभी तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ, यहाँ पे एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये एक दूसरे को बांध के रखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, लिखो। तो मतलब ये 3 पॉइंट उन्होंने दिए थे पोस्टुलेट्स के अंदर रदरफोर्ड ने। आई होप इट इज क्लियर प्रॉपरली। तो ये है एक्चुअल एटम जिसके अंदर बीच में सेंटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वाया वी कैन से रोटेट करते हैं सर्कुलर मोशन में, और ये एक दूसरे से बनते होते विच वाया द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे जे थॉमसन का था एक्सपेरिमेंट, तो उसके भी कुछ ड्रॉबैक थे, तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम लिख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं क्या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमते। अगर मैं एटम बनाऊं और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दूं, ठीक है, और ये तो प्रोटॉन है, अब हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया है ना, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, राइट, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करता है, और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट कर रहा है तो एट दैट एंड तो उसको थोड़ी सी एनर्जी कम हुई, थोड़ी और एनर्जी कम हुई, थोड़ी और एनर्जी कम हुई, थोड़ी और एनर्जी कम हुई, तो एट दैट एंड तो उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। और अगर वो न्यूक्लियस में गिर जाता है तो रदरफोर्ड के मॉडल का मतलब भी क्या है? मतलब तो एटम ही नहीं होना चाहिए ना इन दैट केस। तो एटम भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट एटम एग्जिस्ट करता है एज वी नो। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये घूम तो रहा है ऑर्बिट में, दैट इज फाइन, बट यहाँ पे कुछ और ऐसा है जो हमें नहीं पता। ठीक है, ओके। और दूसरा कि यहाँ पे ना कोई रेडिएशन निकलनी चाहिए, बट हमें तो कोई रेडिएशन दिखती ही नहीं है। हमें कहाँ दिखती है रेडिएशन, राइट? कोई रेडिएशन निकलती तो दिखनी चाहिए थी, बट कोई रेडिएशन नहीं निकलती है। तो ये 2 उसके ड्रॉबैक थे कि मतलब मोस्टली एक तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है दैट शुड बी, वो अंदर चला जाना चाहता है एटम के, तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, बट एटम तो एग्जिस्ट करता है। और दूसरा ये है कि अगर वो रेडिएशन निकाल भी रहा है तो रेडिएशन हमें दिख तो नहीं रही है,
दिखनी चाहिए। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अगर इन सारे कंटेंट में, अगर रदरफोर्ड के मॉडल में, कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, ताकि मैं आपका रिजोल्यूशन वहीं पे कर दूंगी, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन मॉडल एंड सो ऑन, तो वी कैन डिस्कस। ओके, थैंक यू so much everyone, hope we will connect soon, bye bye।